नमस्कार। चलते हैं सीधा भाई ओम प्रकाश तिवारी जी के पास। तिवारी जी, प्रेस क्लब से संबंधित आपका काफ़ी अनुभव रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से उससे जुड़े रहे हैं, प्रेस क्लब के अहम सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, और उसका अहम अंग रहते हुए और एक महत्वपूर्ण पत्रकार रहते हुए, एक सजग पत्रकार रहते हुए आपने अपने पत्रकार भाइयों के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, किया होगा, उसके माध्यम से हमारे समाज के लिए कुछ किया होगा। तो उस अनुभव के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार के रूप में, एक प्रेस क्लब से जुड़े हुए सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में आपकी क्या उपलब्धि रही, क्या विशेषता रही, क्या विशेष कार्यक्रम रहे जो आपने चलाए हैं, उसमें कहाँ सफलता प्राप्त की, हम अपने दर्शकों के साथ उसको साझा करना चाहेंगे। ठीक कहा आपने। मुंबई प्रेस क्लब से लंबा एसोसिएशन रहा, अपना सदस्य के नाते तो रहा ही। मैं करीबन 16 साल सन 2001 के बाद से लगातार वहाँ की मैनेजिंग कमेटी में रहा, मैं ट्रेजरर भी रहा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा। अपना उद्देश्य ये हुआ करता था राही जी कि एक तो मुंबई में कोई हिंदी पत्रकारिता का कोई बहुत बड़ा स्कोप तो है नहीं, तो प्रेस क्लब में भी वही स्थिति कि वो ज़्यादातर अंग्रेजी दान लोगों का प्रभाव था। तो एक रिप्रेजेंटेशन हमारे जरिए हिंदी का वहाँ हुआ करता था, जो कि पिछले 2 साल पहले तक रहा। तो उसी आपने एक कंट्रीब्यूशन की बात की, तो उसमें वैसे तो रेगुलर कार्यक्रम अक्सर होते रहे, कई कार्यक्रमों में आपने खुद भी हिस्सा लिया है, गवा रहे हैं आप। लेकिन एक चीज़ जो एक कंट्रीब्यूशन में मानता हूँ, जेडे चौक का हमारे बहुत एक मित्र हुआ करते थे, ज्योतिर्मय जेडे, क्राइम की पत्रकारिता में एक बड़ा नाम था। और जब वो हमारे ग्रुप जो मिड डे, जिस दैनिक जागरण ग्रुप का ही अब मिड डे भी हो चुका है, तो वो मिड डे में इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हुआ करते थे। और उनका संयोग देखिए कि वो उनका रहना भी, रिहायश भी उनकी हमारे घर के आस पास थी। मैं भी पवई में रहता हूँ, और वो उनके 2 घर थे, एक घाटकोपर में, एक हमारे पवई में, चांदीवली में। तो वहीं बारिश का दिन था, 11 जून। उधर से जाते हुए एक घर से दूसरे घर की तरफ, यानी घाटकोपर वाले घर से चांदीवली की तरफ वो जा रहे थे। वही हीरानंदानी में डीमार्ट चौराहा है, उसके पास से ही उनको गोली मारी गई और वो गिर गए वहीं। वो फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, ख़त्म हो गया। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, मैं घर पे ही था, और तुरंत कहीं से फ़ोन आया, तो मैं भी उठ करके हीरानंदानी हॉस्पिटल पहुंचा। तो शायद उस समय एक 2 लोग पहुंचे हुए थे। मिरर के योगेश आडवाणी पहुंचे थे, और मैं पहुंचा था, और जेडे की वाइफ भी पहुंची थी। तो खैर ये सब तो जो होना था हुआ, बचाया नहीं जा सका उनको। उसके करीबन एक चीज़ की, जब मैं वहाँ हीरानंदानी में जब टहलने निकलता हूँ, अभी भी रोज जाते ही, तो वो हमारे घर से जो फुटपाथ शुरू होता है, वो ऐसे जाते हुए फिर यू टर्न लेते हुए आगे जाके पीछे गार्डन की तरफ जाता है। तो वो उसी जगह से होकर के मुझे रोज गुजरना पड़ता है। वो घटना बार-बार याद आती है? अभी भी आती है। यानी जहाँ पर जेडे अपनी मोटरसाइकिल से गिरे थे, क्रिसल हाउस के दूसरे वाले गेट पे, वहीं से होकर के रोज गुजरना पड़ता है मुझे। मैं रोज गुजरता था, तो मन में ये आती थी चीज़ की जेडे यहीं गिरे थे, और कुछ इनके लिए, इनकी स्मृति में क्या हो सकता है। तो संयोग देखिए कि साल भर के, जब उनकी डेथ के साल भर पूरे हुए, तो उसी जगह पे एक किसी संस्था ने एक उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा शाम को, और उसमें निरंजन हीरानंदानी, जो वहाँ के बिल्डर हैं हीरानंदानी के, पूरा जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जो उन्होंने डेवलप किया है, डेवलपर,
वो भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने बोला, बहुत अच्छा भाषण दिया। मीडिया भी काफ़ी था वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, प्रिंट मीडिया भी कई लोग थे। तो वो जब नीचे उतरे निरंजन हीरानंदानी बात करके, तो मेरे मन में अचानक आया कि उनसे पूछा जाए कि ज़रे की स्मृति के लिए क्या किया जा सकता है। सामने ही डीमार्ट के सामने वो एक बढ़िया एक चौराहा है, उस पर एक खंभा लगा हुआ है काले रंग का। तो मैंने निरंजन जी से पूछा, हमने कहा कि निरंजन जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हुई जडेज जी के लिए, क्या हम लोग इस चौराहे का नामकरण उनके नाम पर कर सकते हैं? अच्छा, ये प्रस्ताव आपने दिया उन्हें? जी, तुरंत। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता है, हो सकता है, कर सकते हैं। मैंने कहा फिर मैं इसको प्रेस क्लब की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार करवाऊँ, आप समर्थन करेंगे? बोले हाँ हाँ हम समर्थन करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास आइए, हम इसको करेंगे। लेकिन मैं जानता था कि ये नामकरण का जो प्रस्ताव है किसी जगह के, वो बीएमसी के थ्रू वो होता है, वो कोई बिल्डर या डेवलपर कर नहीं सकता है। और चूंकि हीरानंदानी जी ने अपने को ये आश्वासन दे दिया था कि उनका सहयोग मिलेगा, तो मैंने अगले ही उसी समय फिर और भी लोग थे, उन्होंने खुद मिड डे अखबार में उसको आधे पेज में कवरेज दिया कि इस चौराहे का नामकरण जडे के नाम पर होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वालों ने भी उसको रिकॉर्ड किया, चलाया भी। अगले दिन हमारी प्रेस क्लब की मीटिंग थी, मैनेजिंग कमेटी की। वहाँ मैंने इन राइटिंग ये प्रस्ताव रखा कि कल हमारी इस तरह से बात हुई है और वहाँ का लोकल जो डेवलपर है वो तैयार है, और इसमें बाकी जिस रूट से आगे बढ़ा जा सकता है हम उस पर तैयारी करते हैं। तो प्रेस क्लब ने हामी भर दी। हमारी मैनेजिंग कमेटी के साथियों ने, हमारे प्रेसिडेंट या चेयरमैन शायद उस समय बलवीर हुआ करते थे, उन्होंने हाँ कहा और कहा ठीक आगे बढ़ो, इसमें लीड करिए, क्लब इसमें पूरी भूमिका निभाएगा। फिर लोकल हमारे कारपोरेटर चंदन शर्मा थे, उसमें रविकिरण देशमुख उस समय मिड डे में थे। बाद में वो देवेंद्र फडणवीस जी के मीडिया सलाहकार बने जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको और हमारे साथी ब्रजमोहन पांडे जी जो नवभारत के सिटी एडिटर हैं, उनको दोनों को लेकर के मैं लोकल कारपोरेटर चंदन शर्मा के पास गया और उनको पूरी बात बताई। उनको एप्लीकेशन दी प्रेस क्लब की तरफ, क्योंकि ये प्रस्ताव नगर सेवक ही मूव कर सकता है। जी, चंदन जी ने ये प्रस्ताव मूव किया। फिर आगे भी जो फॉलोअप होना था उसमें फिर मैंने मिड डे के जो बीएमसी कवर करते थे उस समय सुजीत महामुलकर, अभी टाइम्स में हैं वो, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप थोड़ा फॉलो करिए। उन्होंने हर लेवल पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कि अगर कारपोरेटर के हाथ से निकलने के बाद वो किस कमेटी में जाता है, उस कमेटी से फिर आगे कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ट्रैक किया। जी, पूरा। यानी एक देखिए, कोई भी काम आप अगर सिस्टम से नहीं करेंगे तो गलत जगह नॉक करते जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर सिस्टम से चल रहे हैं तो कई बार काम अपने आप हो जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को करने में 2 साल लग गए और आखिरकार एक दिन सुजीत का फोन आया, बोले तिवारी जी वो प्रस्ताव पास हो गया, जेडे के नाम पर उस चौक को स्थापित करना, प्रस्ताव पास हो गया है, आपके वार्ड में भेज दिया गया है। तो मैं फिर हमने कहा उसको सुजीत भाई मना कर दो कि वो अभी कुछ ना करें, क्योंकि बीएमसी अगर लगाएगी तो कोई टीन टप्पर का पत्थर जाग लगा देगी या फिर वो अपने तरीके से काम करेगी। हाँ करेगी। मैंने कहा उसको हम एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और अच्छा कार्यक्रम करके एक बढ़िया पत्थर लगवाएंगे जिससे वो टिकाऊ हो, कुछ दिन तक उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। तो वो फिर अगले 5-6 महीने के लिए वहाँ बटल गया। हम लोगों का चुनाव होने वाला था प्रेस क्लब का। उसके बाद तो जब हो गया तो मेरे ख्याल से जुलाई में किसी महीने, ये 3-4 साल पुरानी बात होगी, शायद 2017 से पहले 2015 की बात है ये।
एक अच्छा कार्यक्रम, उस समय मेयर को बुलाया गया, लोकल एमएलए थे हमारे नसीम खान, उनको बुलाया गया और हिरानंदानी में ही एक बढ़िया कार्यक्रम करके उस जिसको डीमार्ट चौक पर कहा जाता था, वहाँ 2 पत्थर, एक आगे एक पीछे, ज्योतिर्मय डे चौक अभी भी चमक रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये एक प्रेस क्लब की, अपनी नहीं, प्रेस क्लब की एक अच्छी उपलब्धि है कि कम से कम एक दिवंगत साथी के नाम पर मुंबई जैसे हिरानंदानी का एक चौराहा हम लोग लेने में कामयाब रहे। पत्रकारिता के पितृ पुरुष बाबूराव विष्णु पराडकर जी हैं, उनके ऊपर भी कुछ मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आया था, कुछ चर्चा मैंने सुनी थी, कुछ आप लोगों का अभियान चल रहा था कि उनके कुछ स्मारक वगैरह के निर्माण की बात चल रही थी। वहाँ पर आप कहाँ तक पहुँचे, क्या प्रगति हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। पराडकर जी का भी इशू ऐसा कि हिंदी पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष पराडकर जी माने जाते हैं। अब आप देखिए कि पराडकर जी की पूरी पत्रकारिता काशी में हुई, बनारस में, और उनके पिताजी माइग्रेट करके गए थे सिंधुदुर्ग से, वो कोंकण के थे। अब आप कल्पना करिए कि वो शायद 1876-77 में वो किस तरह से कोंकण से निकल करके, पता नहीं कौन सी ट्रेन रही होगी उस जमाने में रही भी होगी, नहीं रही होगी, यानी लेकिन उस समय भी लोग यात्राएं करते रहे होंगे, इतनी सुदीर्घ यात्रा। हाँ, वो कोंकण से निकल करके गोवा के बिल्कुल नज़दीक जा करके ये जगह पड़ती है पराड गांव। पराड के रहने वाले पराडकर थे। वहाँ से पराडकर जी के पिता विष्णु पराडकर जी वो काशी गए और वहाँ पर इनका पराडकर जी की जो भी शिक्षा दीक्षा हुई, और वो बंगाल में रहे हैं, कलकत्ता में रहे हैं, और फिर काशी में उनका जो पत्रकारिता का सफ़र रहा, वो करते हुए उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बहुत बड़ा योगदान दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र के जो एक नई पीढ़ी है पत्रकारिता की, उसको नहीं पता है कि हिंदी पत्रकारिता को भी बहुत से नए शब्द और नई दिशा देने वाला जो व्यक्ति है वो महाराष्ट्र से गया हुआ। तो ये बात ध्यान में थी, तो मैंने ये काम हमारे अकेले हो नहीं सकता था, इसमें कहीं ना कहीं काशी के लोगों को साथ में लेना था, काशी पत्रकार संघ को साथ में लेना था, क्योंकि पराडकर जी से संबंधित जो तथ्य थे वो उनके पास थे, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं अपने को जी। तो वहाँ काशी पत्रकार संघ के श्री राम मोहन पाठक जी, उसके जो पूर्व अध्यक्ष रहे और बहुत वरिष्ठ हैं वो पत्रकारिता जगत में, उनसे संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन किया। यहाँ सकाल के पूर्व संपादक हुआ करते थे कुलकर्णी जी, बहुत बुजुर्ग हैं वो, उनसे मार्गदर्शन मिला। ये सब करके हम लोगों ने अब से करीब 4 साल पहले, फडणवीस जी की सरकार थी यहाँ पे, काशी पत्रकार संघ के संयुक्त संयोजन में मुंबई प्रेस क्लब में हमने एक हिंदी दिवस के दिन एक कार्यक्रम रखा, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या को, यानी 13 सितंबर को, और दिन में कार्यक्रम हुआ, रात में काशी पत्रकार संघ से उस समय वहाँ के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और राम मोहन पाठक जी 3 लोग आए हुए थे। इनका पहले से हम लोगों ने रिजर्वेशन करवा के रखा हुआ था। रात में यहाँ से बैठे, सुबह हम लोग पराड गांव पहुँचे कोंकण, और दिन भर हम लोग वहाँ रहे। पराडकर जी की उस भूमि पर हम लोग गए, उनके गांव गए, वहाँ के जो पंचायत समिति थी उससे मिले, सारी योजनाएं बनी। फिर लौट करके 15 तारीख को, यानी 3 दिन का लगातार इस तरह से मुहिम थी, 13, 14, 15 को लौट करके धर्मेंद्र जोड़ी जी हमारे चेयरमैन हुआ करते थे प्रेस क्लब के उस समय, उन्होंने समय ले रखा था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, उनसे मिले जाकर के वर्षा पे, और उनको अपना ज्ञापन दिया, निवेदन दिया, उनको पूरी बात बताई कि हम लोग किस तरह से कल पराड में थे, आज आपके पास आए हुए हैं। और इस तरह करके देवेंद्र जी ने ये हम लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, जो भी हो पाएगा हम पूरा यहाँ करेंगे। इतने बड़े व्यक्ति के लिए अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, तो सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और अगले 6 महीने के अंदर में, 6 महीने या शायद 4-5 महीने के अंदर में
फडणवीस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि सिंधुदुर्ग के पराड़ गांव में उनकी डीएम की अध्यक्षता में सिंधुदुर्ग के एक कमेटी बना दी गई कि वो आगे का विचार करेगी कि यहाँ पर क्या होना है, क्या करेगी। वो कमेटी विचार करेगी। उस कमेटी में मैं भी, धर्मेंद्र जोरे और राममोहन पाठक भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसके बाद से कमेटी तो बन गई, सरकार के रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई, लेकिन अभी बहुत कुछ उसमें भी किया जाना बाकी है। काम आगे नहीं बढ़ सका है। आगे का भगवान चाहेंगे तो बड़े पराड़कर जी का एक भव्य स्मारक उनके गांव में तो होना ही चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम लोग तिवारी जी की पत्रकारिता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा एक बहुत ही अहम पहलू है आपकी साहित्यिक गतिविधियों की। तिवारी जी बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे गीतकार, नवगीतकार, कुंडलीकार, तमाम आयाम हैं जिसमें सिद्धस्थ हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आइए इस पर उनसे कुछ जानें, उनसे कुछ चर्चा करें। तो मैं यहाँ पे जिस क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पत्रकारिता की बात हो रही है, यहीं से हम साहित्य की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दैनिक जागरण के बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा समूह है जिसके 48 कॉलम आते हैं, 48 अंक आते हैं और उन सभी 48 अंकों में एक कॉलम आता है जनपथ, 6 पंक्तियों के माध्यम से, कुंडलियों के माध्यम से उसमें अपनी बात कहते हैं। वहीं से हम तिवारी जी की साहित्यिक यात्रा पर बात करते हैं। तो तिवारी जी, ये जो जनपथ कॉलम आ रहा है, ये कब से आप प्रारंभ हुआ है दैनिक जागरण में या उसके पहले से चल रहा है? इस पर हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे और आप इस पर प्रकाश डालिए कि जनपथ कॉलम की शुरुआत कैसे हुई। राई जी, जनपथ कॉलम की शुरुआत, जनपथ नाम तो वास्तव में वैसे 5 जन में आने के बाद जनपथ नाम दिया। हमारे साथी राजेश्वर दयाल वत्स हुआ करते थे, ये उनका दिया हुआ नाम है और कॉलम शुरू करवाया था श्री तरुण विजय जी ने, क्योंकि तरुण जी को उससे पहले राष्ट्रधर्म में मासिक चुटकियाँ शीर्षक से 2 पेज आमने सामने छपा करते थे। वो 4-4 लाइन की पंक्तियाँ होती थी कविता में और वो भी सामयिक व्यंग्य हुआ करता था, सटायर। 6 कुंडलियाँ, 6 चुटकियाँ इधर, उसको चुटकियाँ कहते थे, कुंडलियाँ नहीं थी वो, क्योंकि वो मीटर कुंडलियाँ का फॉलो नहीं करते थे। तो 12 चुटकियाँ छपती थी उसमें। और फिर इसमें 5 जन में जब आए तो तरुण जी ने कहा कि अब आप वो चीज़ यहाँ भी शुरू करिए। तो वहाँ पर भी संपादकीय के ठीक नीचे फिर वो कुंडलियाँ फॉर्मेट में आ गया, यानी 6 लाइन में आ गई और पूरी मात्राओं का निर्वाह होने लग गया। फिर वहाँ से जब हम ब्लिट्ज में आए तो जनपथ वहाँ से चल करके ब्लिट्ज में भी आ गया। तब तरुण जी ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि कॉलम यहाँ का था, तुम वहाँ क्यों ले गए? मैंने कहा भाई लिखता मैं था, अगर आपके पास हो किसी से तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अब चूँकि वो मीटर अलग होता है, उसमें हर आदमी नहीं लिख पाता है, तो वो ब्लिट्ज में हमारे चलता रहा। फिर जागरण में भी पिछले कई वर्षों से ये जनपथ चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उसका पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, प्रशंसक हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ। जी धन्यवाद। तो ये तो खैर अभी आजकल की बात है। आपने साहित्यिक रुचि और साहित्यिक योगदान की बात की, तो जैसे नवगीत तो मैं नॉर्मल अभी आजकल लिखता ही रहता हूँ। इसके अलावा आपका काफ़ी साहित्यिक अवदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, कुंडलियों के माध्यम से और माध्यम से। हम आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कोई विशेष घटनाएं या क्या इस तरह की कोई गतिविधियाँ जो आपकी रही हैं, उस पर हम आपके मुँह से ही कुछ जानना चाहेंगे। आप उस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं अपने साहित्यिक अवदान के बारे में। शुरुआत की दौर की एक घटना मैं बताना चाहूँगा जो मुझे आज भी आह्लादित करती है और स्वागत, मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, हरिवंश राय बच्चन जी का नाम कोई अनजाना नहीं है, सब लोग जानते हैं। उनके बेटे को उनसे भी ज़्यादा जानते हैं शायद। तो उनकी एक रचना मधुशाला वो भी बहुत चर्चित रही। बिल्कुल। और ये बात है 1985 की। 1985 से 50 साल पहले मधुशाला छप के आई थी।
सोचिए आप कितनी पुरानी, जी। यानी 1985 में मधुशाला की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। आज़ादी की पहली छपी थी। हाँ हाँ, मतलब 1985 में जी। मधुशाला छपी, यानी 35 लगभग 35 में 35 छपी होगी। तो सोचिए कि वो कितना पुराना ग्रंथ होगा। तीसरी पीढ़ी आगे पढ़ने वाली। हाँ हाँ। तो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में, लोग बधाइयाँ भेज रहे थे हरिवंश राय जी को। मैं, अभी आपने बताया कि मैं 1966 की पैदाइश है मेरी, 19 वर्ष का मैं युवक था उस समय। मुझे लगा कि मुझे भी, मैंने उस समय तो मधुशाला पढ़ी नहीं थी, मुझे लगा कि पहली बात तो मधुशाला पढ़नी चाहिए, और दूसरी बात है कि बधाई मुझे भी देनी चाहिए बच्चन जी को। तो मैं जब बधाई देने की सोची तो पहले, बधाई देने से पहले जाहिर है कि पहले मुझे पढ़ना था। तो वहाँ अमीनाबाद में एक साहित्य की बहुत अच्छी साहित्यिक पुस्तकों की दुकान थी, ऊपर डाकखाने के सामने। बुजुर्गवार एक बैठा करते थे, तो वो बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते थे साहित्य की। मैं उनके पास जा करके मधुशाला की एक प्रति खरीद के लाया, उसको पढ़ा। तो जिस शैली में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी रुबाइयाँ लिखी हैं मधुशाला में, मुझे लगा कि इसी शैली में एक रुबाई लिख करके और बधाई देनी चाहिए मधुशाला पर। तेरा तुझको अर्पण। हाँ, वही मीटर, बिल्कुल उसी मीटर में। तो लिखना शुरू किया मैंने, और शाम को ही दिमाग में आया, और 1-2 घंटे के अंदर में एक रुबाई अगर बन गई। रुबाई याद हो तो दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मैं लेके आया हूँ स्वागत। कि डूब गया चिंतन सागर में, लेकर कर में मधुशाला, उतर गई नयनों के पथ से, मुख से उर तक ये हाला। शब्द शब्द हैं सुंदर साकी, अक्षर अक्षर है प्याला, शत अनंत जीवंत रहेगी बच्चन तेरी मधुशाला, शत अनंत जीवंत रहेगी बच्चन तेरी मधुशाला। रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे ये रुबाई बनके तैयार हुई। दिन था 28 अप्रैल 1985 का। आप उस दिन भी हाँ, वो मेरे ख्याल से वही पन्ना ही लिख के रखा हुआ है। बहुत सुंदर। और 29 तारीख को सुबह मैंने एक साधारण लिफाफे में रख करके और पोस्ट कर दिया। ये बच्चन जी के गुलमोहर पार्क वाले एड्रेस पे मैंने भेज दिया, पोस्ट कर दिया, दिल्ली। अब मुझे नहीं पता है कि वो किस गति से गई और किस गति से वापस आई। आजकल हम व्हाट्सएप 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना नहीं देख पाते हैं। कब बच्चन जी ने वो हमारी चिट्ठी देखी और देख करके मैं 5 मई को मुझे तारीख याद है, पोस्टमैन ने बाहर से आके, पोस्टमैन ऐसा करके वो नीचे से दरवाजे में चिट्ठी खिसका चला जाता था। ये देखिए वो लिफाफा भी उन्हीं का हैंड राइटिंग में। वो अभी आपके पास सुरक्षित है। पुलिस, ये हमारे लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ऐसे हाथ में लगता है। क्या बच्चन जी की जी, ये बच्चन जी की हैंड राइटिंग में, ये देखिए। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा नजदीक से हमारे सभी दर्शकों को दिखाएं। हाँ जी। तो ये मैंने जो खोल के देखा तो उसमें 2 तारीख 2 मई 1985 तारीख पड़ी हुई थी। मिला है उसी दिन उन्होंने उसका जवाब लिख करके भेज दिया, और उन्होंने हमारी भेजी रुबाई का उत्तर रुबाई में ही दिया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुस्तक मैंने ताज़ा खरीद के लाया था मधुशाला का, उसमें वो रुबाई नहीं थी। ये इन्होंने हमारे पत्र का उत्तर देने के लिए ये रुबाई लिखी।
जिसको सुनिए आप। पढ़े हमारे साथ दर्शक सुनना चाहते घिस पिस जाता, ये बच्चन जी ने लिखी है। घिस पिस जाता काल चक्र में हर मिट्टी के तन वाला, पर अपवाद बनी बैठी है मेरी मनसा की बाला। जितनी मेरी उम्र वृद्ध मैं उससे ज्यादा लगता हूँ, अर्धशती की होकर के भी खोडश्वर सी मधुशाला। दिल हरा हो गया। ये पंक्तियां तो आज भी सामयिक हैं कि आज भी बच्चन जी की, अच्छा सुनिए आगे देखिए जी। ये घटना 1985 की है। लंबा सफ़र निकला, लखनऊ में घूमते में कितना पानी बह गया, दिल्ली में यमुना में कितना पानी बह गया, और शायद बच्चन जी उसके बाद फिर आकर के कब आकर के पूरी तरह स्थायी रूप से मुंबई रहने लगे। मैं भी घूम फिर करके 85 से करीब 7 साल के बाद मुंबई आना जाना होता था, बड़ी यहाँ से सवाल थी। लेकिन फिर 92 के बाद मैं भी यहाँ आ गया। संजोग देखिए कि जिन बच्चन जी के साथ हमारा पत्र व्यवहार हुआ गौशाला को लेकर के, और उनका उत्तर मिला, मैं संभाल के रखा हुआ है। यहाँ आने के बाद भी 10-11 साल तक मेरा बच्चन जी से मिलना नहीं हो पाया जी। मैंने भारती जी से मिला, उनका लंबा इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, लेकिन शायद गुलमोहर पार्क दिल्ली में रह रहे होते बच्चन जी तो उनसे हमारी मुलाकात हो जाती, क्योंकि तब वो एक साहित्यकार सुलभ थे, एक साहित्यकार हरवंश राय बच्चन थे। यहाँ वो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, इसलिए मेरी मुलाकात उनसे होना मुश्किल था, क्योंकि कौन जा करके वहाँ गेट पर के उनके वॉचमैन के धक्के खाए। एक आध बार मैंने शायद कोशिश की भी नहीं ज़्यादा, मैं एक आध बार शायद ऐसी किया तो वो सही रिस्पांस नहीं मिला। तो अब देखिए 2003 में बच्चन जी की डेथ हो गई। जब उनका निधन हुआ उस समय मैं यहाँ रिपोर्टिंग में था, और मैं उस बच्चन जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, और शमशान भूमि के अंदर तक मुझे जाने का अवसर था। सामने चिता लगी हुई थी, बच्चन साहब हरवंश ये अमिताभ बच्चन उनको अग्नि देने जा रहे थे। कई लोग थे जो उनके परिवार के शुभचिंतक, अनिल अंबानी, अमर सिंह, तमाम कुछ सारी बहुत सारी हस्तियाँ वहाँ पर। आग दी गई और चिता जब जल उठी बच्चन जी की, तो वहाँ फिर एक रुबाई, जिस रुबाई शैली में उन्होंने मधुशाला लिखी थी, फिर वहाँ एक रुबाई जन्म लेती है। वो सुनिए। पीने वाले रसिक बहुत थे, किंतु हुआ छूछा प्याला। छूछा मतलब खाली। पीने वाले रसिक बहुत थे, किंतु हुआ छूछा प्याला। मैं खाना खुद मौन हो गया, सिसक पड़ी साकी बाला। खारे आंसू मैं बन छल के, नयन हो गए मधुशाला। शब्द रथी को साथ ले चली, जब निर्दयी चिता ज्वाला। जब निर्दयी चिता ज्वाला। उस दिन ये रुबाई वहाँ बनी, और इसको मैंने ये जो संजोग देखिए, स्टेपलर का ये पिन आपको नजर आ रहा होगा, ये उस दिन लिखी हुई खबर का चौथा पन्ना है। बच्चन 19 जनवरी 2003, ये चौथा पन्ना मैंने रख लिया है। ये भी हमारे लिए एक यादगार है। इस क्रम को हम आगे बढ़ाएं, समय कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ से हमने शुरुआत की जनपद में हम आपके लाखों श्रोता हैं, करोड़ों श्रोता हैं, पाठक हैं, श्रोता नहीं पाठक हैं, करोड़ों पाठक हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, ये जो श्रोता हैं हमारे वर्तमान में आपको जो देख रहे हैं, अगर इनको एक कुंडली आप भेंट नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे साथ भी अन्याय होगा और इनके साथ भी उचित नहीं होगा। तो कम से कम एक कुंडली आप इनके समक्ष रखें,
नई पुरानी कौन सी भी कुंडली, वही कुंडली मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ अपने दर्शकों के लिए। मित्रों, कुंडली वो विधा है जिसमें 6 पंक्ति में किसी भी अखबार का पूरा समझिए कि संपादकीय लिखा जा रहा है, उसका व्यू प्रकट हो जाता है। कुंडली अपने आप में एक बहुत ही सशक्त विधा है। 6 पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह देना, अखबार का पूरा अभिमत व्यक्त कर देना अपने आप में अद्भुत चीज़ होती है। तो वो कुंडली हम जरूर सुनना चाहेंगे तिवारी जी से। कोई भी कुंडली हो, आप समसामयिक हो या पुरानी हो, आपकी इच्छा कि अभी किसान आंदोलन हुआ, क्या बात है, उसी पे लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और लाल किले पर तिरंगे का जिस तरह से अपमान हुआ और लोगों ने पूरे लाल किले को तोड़ फोड़ दिया, जिस तरह से जो भी किया गया है, लूट मचाई गई, उस पर एक कुंडली लिखी गई थी कि योगी मॉडल लाइए, करिए सब पर केस। जी, पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने शाहीन के बाद जिन्होंने शाहीन बाग के बाद किया था कि योगी मॉडल लाइए, करिए सब पर केस, दिल्ली में जो कर रहे थे कल ट्रैक्टर रेस, कल ट्रैक्टर रेस, पुलिस को जमकर पीटा और जो दिन रहा पवित्र लगाया उसे पलीता, और मनमानी का एक अकेला दिखता है हल, सबक सिखाने हेतु लाइए योगी मॉडल। बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज हम इस वार्ता को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक अलग शख्सियत के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ आपको हम जोड़ेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे वार्ता करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें यहीं अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।